तो इस सीजन का स्टार्ट एक जंगल से दिखाया जाता है। एक घबराई हुई अजीब से हुलिये की लड़की अपने बंधे हुए हाथों को लगातार पत्थर पे मार मार कर खोलने की कोशिश कर रही है। दांतों से भी उसके खून निकल रहा है और साथ ही साथ वो अजीब और गरीब लफ्ज भी बोल रही है, ऐसे जैसे वो किसी के पोजेशन में, किसी के कब्जे में हो। जैसे ही फाइनली उसके हाथ खुले, वो वहां से ऐसे भागी जैसे उसकी जान खतरे में हो। अब सीन कट होता है और हमें एक घर के अंदर मैगी नामी एक लड़की को दिखाया जाता है। उसकी एक पूरी फैमिली भी है और इस टाइम वो अपने बेटे आर्लो के साथ खेल रही है। मैगी खुद एक वेट है, यानी वो जानवरों का इलाज करती है। बाहर आने पर मैगी का हस्बैंड जेम्स उसे बताता है कि किसी वजह से उनकी बकरियां काफी खौफ में हैं। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि आजकल ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे। जेम्स मैगी से कहता है जो भी बात है हम मिल बैठकर उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैगी जवाब में कहती है नहीं, मैं अभी इस टाइम इस चीज के लिए नहीं तैयार। ये कहकर वो अपने एनिमल शेड के अंदर चली जाती है, जहाँ उसने बहुत से घोड़े भी रखे हुए थे और वो सारे के सारे घोड़े भी काफी डरे हुए नजर आ रहे थे। यहीं इस एनिमल शेड की वीडियो से हमें दिखाया जाता है कि मैगी का बेटा आर्लो जंगल की तरफ भाग गया है, जिसे किसी ने नहीं देखा सिवाय उस लड़की के जो जंगल में कहानी के स्टार्ट में भी हमें दिखी है। और वो चुपके से अजीब और गरीब नजरों से अब आर्लो को देख रही है। शाम हो जाती है, यहाँ पर आर्लो का कुछ पता नहीं चलता। मैगी को बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन जेम्स उससे कहता है तुम जानती तो हो आर्लो की पुरानी आदत है छुपने की, कहीं छुप गया होगा वो। अभी वो यही बात कर रहे थे कि घबराए हुए उनके नेबर्स उनके घर आए, जिनका घोड़ा डर के मारे अजीबो गरीब हरकतें कर रहा था। यहाँ तक कि उसने तो अपने आप को नुकसान भी पहुंचा लिया और अब उसकी हालत खराब थी। जिस्म के कई हिस्सों से उसके खून निकल रहा था। मैगी अपने नेबर रूबिन को इस घोड़े को लेकर हॉस्पिटल जाने को कहती है, जहाँ पर अब वो उसके साथ खुद भी जा रही थी और बाकी ही लोग घर पर रुककर आर्लो को ढूंढने वाले थे। रूबिन की वाइफ और बेटा यानी जेम्स के नेबर भी अब उनके घर आ जाते हैं और इस टाइम रेडियो में सबको अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती हैं। रूबिन का बेटा निकोलस बताता है ये आवाजें उसने आज पहले भी सुनी है और रूबिन की वाइफ वलेरिया एक चौंका देने वाली बात इन्हें ये भी बताती है कि उनके एक नेबर्स का डॉग भी आज गायब है, बिल्कुल आर्लो की तरह। यहाँ क्लिनिक में हम देखते हैं कि मैगी उस घोड़े का इलाज कर रही थी, जहाँ उसे घोड़े के जिस्म पे बहुत गहरे कट दिखाई थे। शुक्र था कि उसकी कोई वेट डैमेज नहीं हुई थी। सीन कट होकर हमें जंगल में फाइनली अब आर्लो को दिखाया जाता है। आर्लो अभी भी जंगल के अंदर अपनी गोट को ढूंढ रहा था, जहाँ वो अजीब और गरीब सी लड़की अभी भी आर्लो का ही पीछा कर रही थी और साथ ही साथ अपने मुंह में अजीब और गरीब लफ्ज भी बोल रही थी। अब तो जंगल में उसे ढूंढते हुए भी सारे आ गए थे। जेम्स के साथ उसके नेबर वलेरिया थी। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि एक वक्त में ये दोनों रिलेशन में थे और ये बात इन दोनों के पार्टनर्स को नहीं पता। इनकी इन्हीं बातों के दौरान इनको मेरियल और निकोलस की आवाजें आती हैं, जिन दोनों को अपने गुमे हुए एनिमल्स मिल गए थे, यानी अपनी बकरी और साथ ही अपने नेबर का डॉग भी, जिससे ये लोग समझ गए कि आर्लो भी यही कहीं होगा। यहाँ आर्लो को हमें दिखाया जाता है जो कि जमीन पर बेहोश पड़ा है, जिस्म पे उसके छोटे मोटे जख्मों के निशान है और उसके ठीक पास वही जंगल वाली लेडी बैठी है। आर्लो को जैसे ही होश आया, उस लेडी को ठीक अपने सर के ऊपर देखकर वो डर गया। उस लड़की ने भी बड़ा सा मुंह खोलकर जोर से शाउट किया, जिसके साथ हमें दिखाया गया कि उसकी आंखों के अंदर एक रेनबो जैसी लाइट भी चमकी थी। वही लाइट फिर आर्लो की आंखों में भी चमकती है, जिसके बाद आर्लो भी जंगल से घर वापसी के लिए मर जाता है। इन सबको घंटों की तलाश के बाद भी जब आर्लो नहीं मिला था, तो थक हार कर ये घर वापस आ गए और इन्होंने पुलिस में इन्फॉर्म करने का डिसाइड किया। इनके घर आते ही पीछे से आर्लो भी आ गया था, जो अब उसी जंगल वाली औरत की तरह कुछ अजीबो गरीब वर्ड्स बोल रहा था। अपने मॉम के करीब आते ही वो बेहोश हो जाता है और ये सब डर जाते हैं। अंदर जंगल में देखने को मिलता है कि किसी अजीब सी चीज ने उस लड़की को पकड़कर मार दिया, जो सुबह से ही जंगल में भटक रही थी। यहाँ देखने को मिलता है कि आर्लो की फैमिली आर्लो के ऐसे बेहोश होने से काफी परेशान हो चुके थे। वो पहले एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके फोन्स में सिग्नल आना बंद हो चुके थे। इतने में ही इनके घरों के बाहर एक कार आकर रुकी, जिसमें से एक मास्क पहना आदमी निकला, जिसने इनके घर के चारों तरफ एक ब्लू कलर की लाइन लगा दी और फिर बोर्ड पे लिखते हुए इन्हें ये वार्निंग दी कि इस लाइन को क्रॉस मत कर लेना। जेम्स उसकी ये बात समझ नहीं पाता, उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है और पीछे हम देखते हैं कि इनके घरों की लाइट्स पे फ्लिकर हो रही थी। इन लोगों ने जब आर्लो को हॉस्पिटल ले जाने की भी कोशिश की थी, तब इनकी कार्स भी चलना बंद हो गई थी। वो इन सब के बारे में उस मास्क वाले आदमी से पूछना चाहते थे, लेकिन मास्क वाला आदमी गन निकालते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक देता है।
और खुद ये वार्निंग देते हुए वहाँ से चला जाता है कि किसी पे एतबार मत करना। यहाँ हम देखते हैं कि अब ऑर्लो को होश आ गया था। उसकी मॉम उसकी बैंडेजेस कर रही थी। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था, लेकिन ऑर्लो को तो कुछ याद नहीं था। लेकिन फिर एकदम से वो अजीबोगरीब लफ्ज बोलने लग जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो जंगल वाली लेडी बोल रही थी। उसकी ये हालत देखकर ये सब लोग डर जाते हैं और ऑर्लो इन सब से कहता है जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर असैसिन्स आने वाले हैं जो सबको मार देंगे। उसकी बात ही यहाँ किसी को समझ नहीं आती। निकोलस यानी इनका नेबर भी जब आर्लो से मिलने के लिए आता है तो आर्लो उसको भी इतनी जोर से धक्का देता है कि दीवार पर लगने से उसका सर फट जाता है। मेरियल यानी उसकी बहन उसे कंट्रोल करती है और आर्लो एक और मर्तबा बेहोश हो जाता है। उसे होश आया तो मेरियल ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो रहा है, लेकिन आर्लो जब ऐसी हरकतें करता था तो बाद में उसे इसके बारे में कुछ याद नहीं रहता था। कुछ देर बाद देखने को मिलता है कि आर्लो डिक्शनरी पढ़ रहा है और डिक्शनरी में से अजीबोगरीब लफ्ज ढूंढकर मेरियल को बता रहा है। इसमें एक लफ्ज था ट्रैप। मेरियल उससे पूछती है ट्रैप से तुम्हारा क्या मतलब है। तब आर्लो बताता है कि मेरे दिमाग में जो आदमी है वो मुझे कह रहा है कि तुम सब छुप जाओ, अगर तुम सब नहीं छुपोगे तो मारे जाओगे। सीन कट होकर अब हमें जंगल में मैगी के नेबर डोनाल्ड को दिखाया जाता है, जो बड़ा जज्बाती होकर जंगल में गया था क्योंकि उसे लग रहा था जंगल में कोई खूनखार जानवर आ गया है जिसने ऑर्लो के साथ साथ उसके डॉग को भी नुकसान पहुंचाया था। इससे पहले कि उसे ऐसा कोई बीस्ट जंगल में दिखता और वो उसे मार पाता, उसके पांव से कोई चीज टकराती है। पीछे मुड़कर जब उसने देखा तो वो एक लड़की की लाश थी। अभी वो इस लड़की को पहचान नहीं पाया था कि एक ब्लैक कलर का डॉग उसके ऊपर गुर्राने लग गया, जिससे बचने के लिए पहले तो डोनाल्ड ने उसे काम डाउन करने की कोशिश की, लेकिन फिर जब देखा कि ये तो गुस्से में पागल है तो उस डॉग से बचने के लिए वो भागते हुए जंगल से बाहर आ गया, जहाँ दूसरी तरफ जेम्स और रोबिन थे। लेकिन डोनाल्ड की बुरी किस्मत कि वो डॉग भी जंप करते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे डोनाल्ड भी काफी जख्मी हो चुका था। लेकिन डोनाल्ड भी अपने आप को बचाने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस डॉग को दूर फेंकता है, तो डॉग जाकर गिरता है उस ब्लू लाइन की दूसरी तरफ, जो ब्लू लाइन मास्क मैन ने यहाँ पर लगाई थी। जेम्स और रूबिन ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि वो डॉग लाइन के दूसरी तरफ जाते ही मर गया, वो भी आम तरीके से नहीं बल्कि बहुत ही क्रीपी तरीके से। उसकी जिस्म की सारी हड्डियां भी बाहर आ चुकी थी। यानी वो मास्क मैन गलत नहीं कह रहा था, वो सही कह रहा था कि इस लाइन को पार नहीं करना। और इसके पीछे वजह क्या थी ये तो अभी इन्हें नहीं मालूम। यहाँ पर हम देखते हैं कि डोनाल्ड की वाइफ अपने घर जाने की जिद कहती है और उसका घर ब्लू लाइन के दूसरी तरफ था। ये सब लोग उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती किसी की भी बात और वो ब्लू लाइन क्रॉस कर लेते हैं। उसकी ब्लू लाइन के क्रॉस करते ही उसकी भी मौत बिल्कुल डॉग जैसे तरीके से हुई। उसकी बॉडी अजीबोगरीब तरीके से सिकुड़ गई और उसकी हड्डियां बाहर आ गई और वो बस एक खौफनाक सा ढांचा बनकर रह गई। इतनी खौफनाक और खतरनाक मौत को देखते हुए ये सब लोग भी डर गए। डोनाल्ड भी अपनी मरी वाइफ को देखकर बहुत ज्यादा घबरा चुका था। अपने होश खोते हुए जैसे ही वो अपनी वाइफ को टच करने की कोशिश करता है तो उसके हाथ की स्किन भी खराब हो जाती है, जो देखते हुए रॉबिन और जेम्स बहुत ही मुश्किल से उसे पीछे की तरफ खींचते हैं। लेकिन डोनाल्ड तो जैसे अब अपने होश में ही नहीं था, उसे ही शौक लगा था। सुबह होने तक वो ऐसे ही शौक में बैठा रहा। यहाँ हम देखते हैं कि जेम्स और मैगी सारी सिचुएशन को डिस्कस कर रहे थे और इस सब के दौरान मैगी बहुत ही ज्यादा रूड थी जेम्स से। जेम्स जब इसके बारे में सवाल करता है तो गुस्से में मैगी उसे कह ही देती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे और वेलेरिया के रिलेशन के बारे में। ये सुनकर जेम्स शॉक रह गया और मैगी से उसने कहा वो सब तो कब का खत्म हो चुका है, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ मैगी। लेकिन मैगी को अब उसकी किसी बातों पे यकीन नहीं था। देखने को मिला कि वेलेरिया का हस्बैंड रूबिन भी दरवाजे के बाहर खड़ा था और उसने भी सारी बातें सुन ली। वो भी आज से पहले अपनी वाइफ के इस रिलेशन के बारे में नहीं जानता। खैर मैगी अब गुस्से में यहाँ से चली जाती है और बाद में अपनी मॉम के साथ मिलकर वो लोग बाहर पड़ी हुई अपनी नेबर की डेड बॉडी को भी एक शॉल से ढक देते हैं, जिसे देखकर सबको खौफ ही आ रहा था। यहाँ पर अब जेम्स और रूबिन भी अपने घोड़ों पर सवार होते हुए जंगल की कंडीशन देखने के लिए निकले, जहाँ जाकर इन्होंने देखा कि उस मास्क मैन ने जंगल के अंदर भी लाइन बनाई हुई थी, जिसके दूसरी तरफ जब एक स्नेक भी गया तो वो भी मारा गया। यानी सच में सिचुएशन काफी खराब थी। बाहर देखने को मिलता है कि मैगी डोनाल्ड को लेकर अपने जानवरों वाले क्लिनिक में ही चली जाती है, क्योंकि जाहिर बात है इलाज करवाने के लिए सर्कल से बाहर तो ये जा नहीं सकते थे, इसलिए वहीं पर पड़ी हुई चीजों से मैगी ने डोनाल्ड का इलाज किया। यहाँ पर डोनाल्ड मैगी को जंगल में दिखने वाली लाश के बारे में भी बताता है। मैगी के घर पर तीनों बच्चे मिलकर बैठे हुए थे। निकोलस और मेरियल नोटिस करते हैं कि ऑर्लो बहुत बड़ों की तरह डिक्शनरी में वर्ड्स ढूंढ रहा था, जबकि ऑर्लो के लिए ऐसा करना इम्पॉसिबल था। वो ऑर्लो से पूछते हैं कौन हो तुम,
और क्या कर रहे हो? तब वो बच्चा कहता है मैं ऑर्लो नहीं हूँ। ऑर्लो इस टाइम दिमाग में सो रहा है। इस वक्त उसके दिमाग पर मैंने कब्जा किया हुआ है और मैं हूँ हार्बिंजर। अब वो हार्बिंजर एकदम से मेरियल का हाथ पकड़ कर उसे कहता है या तो तुम छुप जाओ या तुम सब मारे जाओगे। उसके इस तरह हाथ पकड़ने पर मेरियल भी डर गई थी। वो जबरदस्ती जब अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है तो उसके पीछे पड़ा हुआ ग्लास रेनबो ड्राइंग के ऊपर गिर जाता है और सारे कलर मिक्स हो जाते हैं, जो देखकर हार्बिंजर को एक आइडिया आता है और वो मेरियल और निकोलस को लेकर जंगल के बीचों बीच चला जाता है। जंगल में ये लोग ऐसी जगह पर पहुंचे थे जहां इन्हें बहुत सारे जानवर मरे हुए नजर आ रहे थे और वहां पे एक जले का निशान भी था और साथ ही बहुत सारे पत्थर भी। हार्बिंजर के मुताबिक ये मेट्रॉइड्स थे। हार्बिंजर बताता है ये मेरा स्टोन है, ये मेरा मेट्रॉइड है और इसी के जरिए मैं आसमान से यहाँ आया हूँ। असल में वो बताना चाह रहा था कि वो स्पेस से आया है। ये लोग नोटिस करते हैं कि इस मेट्रॉइड के अंदर रेनबो जैसे कुछ कलर्स भी थे, जिसे हार्बिंजर एक जार के अंदर डाल देता है और इन लोगों को बताता है कि ये असल में पॉइजन है, जहर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पी लो। अगर तुम इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लोगे तो तुम नहीं मरोगे और इसे पीने के बाद तुम वो लाइन भी क्रॉस कर पाओगे। तुम्हारे माइंड्स पर वो असैसिन्स जो यहाँ पर आने वाले हैं वो भी कब्जा नहीं करेंगे। ये एक किस्म का एंटीडोट है, लेकिन अगर तुमने इसे थोड़ा सा भी ज्यादा पी लिया तो तुम फिर भी मारे जाओगे और अगर ना पिया फिर भी मारे जाओगे। ये बताने के बाद ये लोग वापस घर जाने लगते हैं और इस टाइम मेरियल हार्बिंजर से कहती है क्या तुम प्लीज हमारे आर्लो को थोड़ी देर के लिए वापस दे सकते हो? हार्बिंजर भी उसकी बात मान लेता है और अब आर्लो की सोल जाग जाती है। मेरियल आर्लो से काफी सारे सवाल पूछते हैं जिस पर आर्लो बताता है कि हार्बिंजर एक अच्छे मिशन पर है। असल में इनविजिबल एलियंस असैसिन्स के तौर पर यहाँ हमला करने वाले हैं। वो असैसिन्स यहाँ पर सभी इंसानों को मार देंगे और वो इन सब चीजों को रोकना चाहता है। अब यहाँ देखने को मिलता है कि जिस ब्लू सर्कल के अंदर ये सारे फंसे हुए थे यहाँ पर एक आदमी आया है, जिसे देखते ही वेलरिया इस लाइन को क्रॉस करने से मना करती है, लेकिन वो लड़का कॉन्फिडेंटली ये लाइन क्रॉस कर लेता है, ऐसे जैसे उसे इस लाइन के बारे में पहले से ही पता हो और वेलरिया को कहता है इस लाइन के अंदर आना आसान है लेकिन यहाँ से बाहर जाना मुश्किल है, बाहर जाने पर खतरा है। अब वो लड़का इन दोनों को बताता है कि मैं जानता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है और मैं आप लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ। इनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर मैगी भी आ गई जो उसे जंगल में मिलने वाली लाश के बारे में बताती है। वो आदमी कहता है हाँ मैं जानता हूँ इन लाइन्स के बारे में। असल में इन लाइन्स के बाहर कुछ अजीबोगरीब वाइब्रेशंस आ गई हैं, जिन वाइब्रेशंस में इंसान और जानवर सरवाइव नहीं कर पा रहे और जो लोग इस वाइब्रेशन में फंस गए हैं हम उन्हें रेस्क्यू करना चाहते हैं। हमने एक पूरी टीम बनाई हुई है जिसमें बहुत से आर्मी रेंजर्स और मेरीन ऑफिसर्स भी हैं। मैगी इस आदमी की बातों को गौर से सुन रही थी और अब उसे लगने लगा था कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर उसकी इतनी बड़ी फोर्स थी तो वो यहाँ पर अकेले क्यों आया था। और इस चीज का एहसास होते ही कि मैगी उस पर यकीन नहीं कर रही, ये आदमी उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मैगी तो उससे भी ज्यादा चौकन्नी खड़ी हुई थी क्योंकि उसने अपने हाथ पे पकड़ी हुई गन से इस आदमी के सर पर वार करते हुए उसे यहीं पे बेहोश कर दिया और फिर उसे वहीं एक पिलर से बांध दिया। जिसके बाद मैगी ने उसके सामान को चेक किया जिसके अंदर से जिप टाइज और काफी इलीगल चीजें निकली और ऐसे उसे ये बात कंफर्म हो गई कि वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में झूठ बोल रहा था। इतनी देर में यहाँ पर वेलरिया भी आ जाती है और इन दोनों की यहाँ पर बहस होने लगती है क्योंकि वेलरिया का मैगी के हस्बैंड जेम्स के साथ अफेयर था। वेलरिया मैगी को यकीन दिलाती है कि अब जेम्स और उसके दरमियान में कुछ नहीं है, लेकिन मैगी का एतबार इन दोनों पर से ही खत्म हो चुका था। इनकी इन्हीं बहस के दौरान उस आदमी को भी होश आ गया। होश में आते ही वो ये तो जान चुका था कि मैगी को उसकी सारी हकीकत पता चल चुकी है, इसलिए वो अपना असल मकसद बताता है और मैगी को कहता है टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी से अपने बेटे ऑर्लो को यहाँ लेकर आओ। मैगी डर गई थी, उसका बेटा खतरे में था। वो वेलरिया से इस आदमी पर नजर रखने को कहकर खुद ऑर्लो के पास चली जाती है और यहाँ ये लड़का वेलरिया को ही मैनिपुलेट करने लगता है, ऐसे जैसे वेलरिया उसकी मदद के लिए यहाँ आई हुई है। इससे पहले कि वेलरिया उसे खोल देती ठीक वक्त पर यहाँ आ जाती है मैगी की मॉम और वेलरिया आ जाती है अपने होश में। यहाँ मैगी की मॉम ने उसे बताया कि तुम्हारे बच्चे नहीं मिल रहे। ये सुनकर वो डर गई और बच्चों को चेक करने के लिए चली गई। जाने से पहले उसने एक गन मैगी की मॉम को दे दी ताकि वो इस आदमी के ऊपर नजर रख सके। अब वो आदमी मैगी की मॉम को ही मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, उसे जानबूझकर अपने पास बुलाता है ये कहते हुए कि मेरी आंख पे लगा हुआ ये खून तो साफ कर दो। और जैसे ही वो उसके पास आती है तो आदमी मैगी की मॉम को मुंह खोलने को कहता है और अजीब तरीके से चिल्लाता है, ऐसे कि उसकी आंख में भी कुछ रोशनी नजर आती है और वही रोशनी फिर चली जाती है मैगी की मॉम की आंखों में।
जिससे मैगी की मॉम पूरी तरह पोसेस हो गई थी और उन्होंने एक ही गोली मारकर फिर इस आदमी को मार डाला। और इस दिन से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो कोई और ही ताकत कर रही है, जैसे अब वो ताकत इस आदमी से मैगी की मॉम के अंदर शिफ्ट हो गई है। इसके बाद मैगी की मॉम उस आदमी को खोल देती है और अपना सर दीवार से टकराकर जख्मी कर लेती है, ताकि सब लोगों को ये फील हो कि पहले इस आदमी ने मैगी की मॉम के ऊपर हमला किया और डिफेंस में फिर मैगी की मॉम ने इस आदमी को मार डाला। जंगल में ऑर्लो, उसकी बहन और उसका दोस्त जो घर की तरफ वापस आ रहे थे, इन्हें जंगल के बाहर ब्लू लाइन के दूसरी तरफ वही मास्क मैन खड़ा दिखा जिसने सीजन के स्टार्ट में इनके घरों के और जंगल के इर्द गिर्द एक ब्लू लाइन खींचती थी। वो अभी भी इन्हें साइन बोर्ड से यही बता रहा था कि इस लाइन को क्रॉस मत करना। अब जैसे ही ये आदमी ऑर्लो के हाथ में वो जार देखता है तो वो फौरन अपने बोर्ड का मैसेज चेंज करके ऑर्लो को ये जार उसके हवाले करने को कहता है, लेकिन ऑर्लो ये करने से मना कर चुका था। इनका इनकार सुनकर ये आदमी भी वही ब्लू लाइन क्रॉस करके इन लोगों के पास आ जाता है। लाइन क्रॉस करने पर इस आदमी को भी कुछ नहीं हुआ था। याद भी निकोलस से जार लेने के लिए लड़ने लग जाता है, जिस चक्कर में ये जार ही टूट गया। निकोलस इस आदमी को अपना दुश्मन समझते हुए चाकू से उसके ऊपर वार करता है, लेकिन ऑर्लो यहाँ इन्हें बताता है कि ये हमारा दुश्मन नहीं है। ऐसे लग रहा था कि ऑर्लो या ऑर्लो के अंदर जो एलियन हार्बिंजर है वो इस आदमी को जानता हो। यह आदमी अब उससे कहने लगता है, हार्बिंजर, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन उस दिन तुम कार से निकलकर भाग गए। इस आदमी को इस तरह ऑर्लो से बात करते देखकर ये दोनों भी समझ गए कि यह आदमी उनका दुश्मन नहीं है, इसीलिए ऑर्लो की बहन ने उसकी चोट पे पट्टी भी की। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेम्स और रूबिन चलते हुए एक घर के पास आए हैं, जिस घर के बाहर बुरी तरह डॉग्स भौंक रहे थे। रूबिन शूट करते हुए उन डॉग्स को डरा कर चुप करता है और वहां बने एक स्टोरेज रूम के अंदर चला जाता है, जहां एक बहुत बड़ा रोशनियों का दरख्त था। और दूसरी तरफ जेम्स यहाँ पर इस घर को चेक करने लगा। घर के अंदर कोई भी नहीं था और जैसे ही वो गन लिए बेसमेंट में गया तो एकदम से किसी एंटिटी ने उसे खींच लिया और वो यहीं बेहोश हो गया। काफी देर बाद जब उसे होश आया तो इस टाइम उसके सामने एक मास्क पहने आदमी था, जो जेम्स से कहता है, कोई एक वजह मुझे ऐसी बता दो जिसके लिए मैं तुम्हें ना मारूं। तो जेम्स यहाँ उसे अपने और अपनी फैमिली के साथ होने वाली अजीबोगरीब चीजों के बारे में बताने लग जाता है, जिसकी बातों पे ये लड़का ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। और फिर जेम्स ने उसे मास्क मैन के बारे में बताया, जो उनके घरों के साइड पे एक ब्लू लाइन खींच गया था। ये सुनकर वो लड़का समझ गया कि जेम्स मैकनब के बारे में बात कर रहा है, जो अभी ऑर्लो और उसके साथियों को जंगल में भी मिला है। ये लड़का मैकनब को कैसे जानता था और आखिर वो मास्क मैन मैकनब था कौन, यही बताने के लिए कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जब मैकनब एक बार में बैठा है जबकि वो लड़का ट्रेविस इसी बार में काम करता है। पता चलता है कि इस टाइम मैकनब के अंदर कोई और एंटिटी थी, किसी पावर ने उसे पोजेस किया हुआ था, अपने कब्जे में लिया हुआ था। मैकनब अजीब तरीके से ट्रेविस से कहता है, वो सब लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर एक ट्रैप बिछा रहे हैं जिसमें सारे मारे जाएंगे, और तुम जानते हो इन्हें देख पाना भी मुमकिन नहीं, लेकिन वो हर तरफ फैल गए हैं। यहाँ पर मैकनब असल में उसी एलियन के बारे में बात कर रहा है जो इस टाइम ऑर्लो के अंदर है और साथ ही साथ उसकी ग्रैंड माँ के अंदर भी। यहाँ बैठे हर इंसान को मैकनब की बातें बकवास लग रही थी। तब मैकनब इन सबको अपने हाथ पे लगी चोट दिखाता है, ये यकीन दिलाने के लिए कि वो इन लोगों का पहले भी मुकाबला कर चुका है, लेकिन ये देखकर भी कोई इसका यकीन नहीं करता और सब उसे पागल समझने लग जाते हैं। बाहर का माहौल भी खराब होने लगा था, इसीलिए बार के ओनर ट्रेविस को इस आदमी को इसके घर ड्रॉप करने को कहते हैं। रास्ते में हम देखते हैं कि ट्रेविस ही एक ऐसा इंसान था जो मैकनब की बातों पे यकीन कर रहा था, इसीलिए वो मैकनब से इन सब चीजों के बारे में और भी सवाल करता है और मैकनब ट्रेविस को बताता है, असल में एक कलरफुल लाइट ही ये एनर्जी है, वो एक जिंदा एनर्जी है, एक एलियन है वो कलरफुल लाइट, जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उन्हें पोसेस कर लेती है। ट्रेविस अब मैकनब के घर पहुंच चुका था, जहां छतों पर अजीबोगरीब पैगाम लिखे हुए थे। नीचे जमीन पर भी एक ब्लू लाइन खींची गई थी और उसके घर के अंदर जाने पर उसे बहुत सारे मास्क भी दिखाई दे रहे थे, जिससे वो समझ गया कि मैकनब वाकई में ही सच बोल रहा था और ये सारी चीजें आउटर स्पेस से आई थी। और अब वो फैसला कर लेता है कि वो भी मैकनब के साथ उसके मिशन में उसका साथ देगा और इन बुरे एलियंस से इंसानियत को बचाने के लिए काम करेगा। ये जानने के बाद मैकनब उसे और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन देने लगता है और बताता है कि आज तक जिन एलियंस के बारे में लोगों ने बात की है उन सब की शेप और होती है, लेकिन यहाँ पे ना तो इन एंटिटीज की, इन एलियंस की कोई शेप है और ना ही उनकी कोई एग्जिस्टेंस है, बस वो एक लाइट है
हमारी जमीन पर हर रोज हजारों की तादाद में स्पेस से मेट्रॉइड्स आके गिरते हैं और ये एलियंस उन्हीं के ऊपर सवार होकर यहाँ आते हैं। इसी वजह से किसी को भी उनके यहाँ आने के बारे में पता नहीं चलता। ये लोग यहाँ आकर हमारी बॉडी को अपना घर बना लेते हैं और हमारे माइंड्स को कंट्रोल कर लेते हैं और फिर हमारे ही जरिए वो सब करते हैं जो वो करना चाहते हैं। इन एलियंस को हम विजिटर्स कहते हैं। अब जैसे विजिटर्स बुरे भी हैं, वैसे ही इनमें कुछ अच्छे भी विजिटर्स हैं। और अगर कोई अच्छा विजिटर जमीन पर आ जाए बैड विजिटर्स के जुल्म को रोकने के लिए, तो पहले ये बैड विजिटर्स उसी अच्छे विजिटर को ढूंढकर मार देते हैं ताकि ये अच्छे विजिटर उनका प्लान ना खराब कर दें। और यही एक अच्छा विजिटर हार्बिंजर आर्लो के अंदर भी है। इसीलिए तो आर्लो को मारने के लिए वो आदमी भी आया था, क्योंकि उसके अंदर एक बैड विजिटर था। जो बैड विजिटर अब आर्लो की ग्रैंडमा के अंदर है और हम ये जान गए हैं कि वो अब आर्लो के अंदर के अच्छे विजिटर को मारना चाहता है। देखने को मिलता है कि इनकी बातों के दौरान इन्हें आसमान में से कुछ रोशनियां गिरती हुई दिखाई दी, जिन्हें देखकर मैकनम ने कहा कि अब और विजिटर्स इस दुनिया में आ गए हैं। इतनी देर में यहाँ पर वो आदमी भी आ जाता है जो आर्लो को मारने के लिए आर्लो के घर गया था, जिसे आर्लो की ग्रैंडमा ने मार डाला। असल में मैकनम और ये इंसान मिलकर काम किया करते थे। यहाँ पर ये लड़का ट्रेविस को शूट करना सिखाता है, क्योंकि मिशन में अक्सर ऐसी चीजों की जरूरत पड़ जाती है। मैकनम ट्रेविस को यह भी बताता है कि वो लोग काफी टाइम से मेरी नामी एक औरत को ट्रैक कर रहे थे, क्योंकि इन्हें शक था कि उसके अंदर बैड विजिटर है। और उनका शक यकीन में तब बदल गया जब उसने अजीबोगरीब चीजें खरीदना शुरू की, जैसे कि जिप टाइज, पॉइजन और गन वगैरह। और इन्हें ये बात कंफर्म है कि मैरी अच्छे विजिटर्स को मारना चाहती है और इन लोगों का मिशन ये है कि इससे पहले कि मैरी गुड विजिटर्स को मारे, ये लोग मैरी के अंदर के ही बुरे विजिटर को मार देंगे। मारना तो आसान था, गोली मारते और विजिटर मर जाता, लेकिन मैकनम बताता है नहीं, इस तरीके से विजिटर को नहीं मारा जा सकता। इस तरीके से सिर्फ विजिटर का होस्ट मरेगा। हमें विजिटर को होस्ट की बॉडी से निकालना होगा और निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये कि होस्ट की यानी इंसान जिसके अंदर वो विजिटर है उसकी बॉडी को पानी में डुबो दिया जाए। रात में मैकनम ने ट्रेविस को एक बहुत ही दुखिया कहानी सुनाई उसकी बेटी की, जिसके अंदर एक अच्छा विजिटर था और उसे ढूंढते हुए बुरे विजिटर्स वहां आ गए और उन्होंने जबरदस्ती उसकी बेटी को कुछ अजीब सा कलरफुल लिक्विड पिला दिया। मैकनम ने बताया कि उसने अपनी बेटी को उन बैड विजिटर्स से बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं बचा पाया और इसी सारी लड़ाई में उसका हाथ भी कटा था। सुबह जब हुई तो उसे बस अपनी बेटी की लाश मिली। जिस लिक्विड के जरिए उन्होंने अच्छे विजिटर और मैकनम की बेटी को मारा था, वही लिक्विड मैकनम को वहाँ एक जार में मिल गया, जिसे उसने एक छोटी सी बोतल के अंदर इकट्ठा कर लिया और यही बोतल वो अब ट्रेविस को दे देता है। फिर सुबह होती है और ये लोग अपने मिशन पर निकल जाते हैं। ये लोग उस औरत का पीछा करते हैं जिस पर इन्हें शक था कि उसके अंदर एक बैड विजिटर है। वो लड़की एक औरत के घर जाती है और ये लोग भी उसका पीछा करते हैं। मैकनम बताता है कि जरूर इस औरत के घर के पास कल परसों एक मेट्रॉइड गिरा होगा और ऐसे अच्छे विजिटर ने इसकी बॉडी में अपना घर बना लिया होगा और ये लड़की जरूर इसे ही मारने आई है। अब इन्हें किसी भी तरह उस दूसरे अच्छे विजिटर को बचाना था और मैरी की बॉडी से बैड विजिटर को निकालना था। जल्दी से ये लोग अपने मास्क पहनते हैं और बाहर निकल आते हैं। मैकनम बोर्ड पे शी इज लाइंग लिखकर घर वालों को आगाह करने की कोशिश करता है, जबकि ट्रेविस जल्दी से बाहर पूल खोलकर उसे भरने लग जाता है जिसमें इन्होंने मैरी को डुबाना था। हम देखते हैं कि मैरी अब घर से बाहर निकलती है और वहाँ मौजूद इस घर के ओनर को मार देती है, जिसे मारने के बाद अब वो चली जाती है स्टोरेज रूम में और मैकनम जल्दी से इस घर की ओनर को लेकर बाहर आ जाता है। हम देखते हैं कि ये लड़की वही थी जिसे मूवी के स्टार्ट में हमने जंगल में देखा था। मैकनम देखता है कि अब मैरी ने कलरफुल लिक्विड को जमीन पर डाल दिया था, यानी उसने पूरा जाल बिछा दिया था यहाँ लोगों को मारने का। इसलिए मैकनम तेजी दिखाता है और ट्रेविस को लिए बगैर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी था उनके लिए एक गुड विजिटर की जान बचाना। उसको देखकर ट्रेविस बिल्कुल शॉक हो गया और उसने अपने मुंह से मास्क उतार दिया। यहाँ दिखाया जाता है कि मैरी को भी गोली लगी थी, जो जरूर मैकनम ने ही उसे मारी होगी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी कमजोर हो गई और ऐसे विजिटर उसके अंदर सरवाइव नहीं कर सकता था। उसके करीब उसे ट्रेविस नजर आया, इसीलिए उसने ट्रेविस के पास जाकर उसे अपने कंट्रोल में कर लिया, जिसके बाद वो मैरी की बॉडी को छोड़कर ट्रेविस के अंदर चला जाता है। मैरी को होश आते ही वो भी बहुत ज्यादा दर्द में थी और वो देख रही थी कि अब ट्रेविस उसे मारने वाला है। असल में ट्रेविस नहीं बल्कि वो विजिटर मैरी को मारने वाला था, इसीलिए उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन से ट्रेविस के ऊपर गोली चला दी और ऐसे ट्रेविस भी जख्मी हो गया। उसकी ऐसी हालत को देखकर जल्दी से ट्रेविस का दूसरा साथी यहाँ पर आया, ये जाने बगैर कि ट्रेविस के अंदर अब बैड विजिटर है। उसके करीब आते ही ट्रेविस के अंदर का विजिटर उसके दूसरे साथी को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसके बाद वो उससे उसका मास्क उतरवाता है और उसका मुंह खुलवाते हुए ट्रेविस की बॉडी से
उसके अंदर चला जाता है, क्योंकि ट्रेविस को भी गोली लग चुकी थी और ट्रेविस की बॉडी भी अब कमजोर हो गई थी, इसीलिए उसने बॉडी चेंज कर ली। और अब ये आदमी यानी ट्रेविस का साथी ढूंढने लग गया उस लड़की को जिसके अंदर गुड विजिटर यानी हार्बिंजर था, और यही हार्बिंजर ऑर्लो के अंदर गया है। अब सवाल यह था कि विजिटर जिस इंसान की बॉडी से निकलते थे उन्हें मार देते थे, तो ट्रेविस कैसे बच गया? ट्रेविस अपनी होशियारी से बच गया। जितने में विजिटर ने उस लड़के की पूरी बॉडी के ऊपर अपना कब्जा किया, उससे पहले ही ट्रेविस वहां से भागकर बेसमेंट में छुप गया, जहां प्रेजेंट में वो इस टाइम जेम्स के पास है। ट्रेविस अब ये भी जानता था कि वो बाहर जाएगा तो भी मर जाएगा, क्योंकि बाहर स्टोर रूम के अंदर एक बहुत बड़ा विजिटर्स का ट्रैप है। उस तरफ से बहुत से और विजिटर्स पैदा हो रहे हैं रोशनियों की सूरत में, जो यहाँ एक एक करके सभी इंसानों को अपने कब्जे में ले लेंगे। जेम्स उससे सवाल करता है, कोई तो रास्ता होगा इन्हें रोकने का, इन्हें मारने का। तब ट्रेविस जवाब देता है, इस ट्रैप को वही खत्म कर सकता है जिस विजिटर ने इसे बनाया होगा, और बाकी जो कोई भी उसे खत्म करने की कोशिश करेगा वो खुद ही मारा जाएगा। ये सब बातें बताने के बाद ट्रेविस एकदम से रोने लगा। जेम्स ने जब उससे रोने के बारे में पूछा तो ट्रेविस ने बताया, मैरी को मैं ट्रैप लगाते हुए देख रहा था, मुझे पता था वो ट्रैप लगा रही है, लेकिन मैंने उसे नहीं रोका अपने डर में, और शायद इस सारी मुश्किलों की जड़ मैं ही हूँ। ये कहते हुए वो जेम्स के पास चाकू फेंक देता है और कहता है, आजाद कर लो खुद को। जेम्स अपने आप को आजाद करता है, जबकि ट्रेविस अपने पास पड़ी हुई जेम्स की ही गन से अपने आप को शूट करके इस सब से आजाद कर लेता है। जेम्स जैसे ही फ्री होकर बाहर गया तो उसने देखा कि उसका नेबर रूबिन उस स्टोरेज एरिया के अंदर ही था। उसे दरवाजा खटखटा कर रूबिन को बाहर आने को कहा, लेकिन रूबिन बताता है, यहाँ पे एक दरख्त है जिसने मुझे काबू कर लिया है और ये मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहा, तुम किसी तरह इसका दरवाजा खोलो। ये सुनकर जेम्स भी एक कुल्हाड़ी लिए स्टोरेज रूम को तोड़ देता है और किसी तरह जोर लगाते हुए रूबिन को बाहर निकाल लेता है, लेकिन रूबिन तो पहले ही उस दरख्त के असर में आ चुका था, उस दरख्त के पोजेशन में आ चुका था, जिसके चलते वो उल्टा जेम्स के ऊपर ही हमला कर देता है। अब यहाँ पर जेम्स उसे मार भी सकता था, लेकिन जेम्स उसे लिए जंगल के रास्ते निकल पड़ता है, जहाँ रास्ते में इन्हें अपने बच्चे मिल जाते हैं जिनके साथ मैकनप था। अब ये लोग मैकनप के साथ ही घर वापस लौट जाते हैं। घर पर दिखाया जाता है कि मैगी की मॉम, जिनके ऊपर अब बुरे विजिटर ने कब्जा किया हुआ था, वो मैगी को अपना शिकार बनाने ही वाली थी, लेकिन तभी उसके पास बल्ट्री आकर उन्हें खुशखबरी देती है कि सभी लोग एक साथ वापस आ रहे हैं। मैगी फौरन बाहर चली जाती है इन लोगों को देखने के लिए, जहाँ जेम्स सबसे पहले उसे मैकनप का इलाज करने को बोलता है, क्योंकि वो जख्मी था। उसका इलाज करते हुए जेम्स मैगी को बताता है कि कार्मेन की पूरी फैमिली मर गई है। दूसरी तरफ हम रूबिन को देखते हैं, जिसको उसका बेटा उसे लिक्विड के बारे में बता रहा है, जो लिक्विड हार्बिंजर ने उसे दिया था। जिसे सुनते ही रूबिन पागल सा होने लगा और उसने अपने बेटे को फौरन उस लिक्विड के पास ले जाने को बोला। सुबह होने पर जेम्स के साथ साथ मैकनप को पता चलता है कि मैकनप का साथी, जिसके ऊपर विजिटर ने कब्जा कर लिया था, वो मारा जा चुका है। जेम्स जब अपनी मॉम से कहानी सुनता है तो उसकी मॉम ने बताया कि उसने मेरे ऊपर हमला किया था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया अपने डिफेंस के लिए। ये सुनकर जैसे ही वो स्टोरेज एरिया के अंदर उसे ढूंढने जाते हैं तो वहाँ उस आदमी की बॉडी नीचे गिरी पड़ी थी, और वहाँ मौजूद सारे सबूत यही बता रहे थे कि मैगी की मॉम को इस इंसान ने कुछ नहीं कहा, बल्कि मैगी की मॉम ने ही इसको मार दिया है। और इस चीज से ये लोग ये बात भी समझ जाते हैं कि विजिटर अब उनकी मॉम के अंदर आ चुका है, इसलिए जेम्स फौरन अपनी मॉम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और यहाँ पर डोनाल्ड, जो उसका नेबर है, वो मैगी को इन सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्म करता है। दूसरी तरफ हम रूबिन की फैमिली को देखते हैं। ये सब लोग जंगल के अंदर उस मल्टी कलर के लिक्विड के पास गए थे, जिसे देखते ही रूबिन अजीब सी तरह से फ्रीज हो गया। इससे पहले कि वो इसे कुछ कर पाता, इन्हें यहाँ पर एक लोमड़ी दिखाई देती है, जो इस लिक्विड के पास आकर इस लिक्विड को खा लेती है। जिसके बाद उस लोमड़ी ने जब यहाँ लगी हुई ब्लू लाइन को भी क्रॉस किया, तब भी उसे कुछ नहीं हुआ। हालांकि इस लाइन को क्रॉस करने पर सारे जानवर और इंसान मारे जा रहे थे। ये देखकर निकोलस भी बहुत हैरान हो गया और उसे तभी अपने साइड पे पड़ी हुई एक डायरी नजर आई, जो जरूर मैकनप की थी। उसने ये डायरी उठाई और सीन यहीं से कट होकर मैगी पर शिफ्ट हो गए, जो इस टाइम मैकनप का ही इलाज कर रही थी। ये सब करने के बाद वो अपने बेटे ऑर्लो के पास जाती है, क्योंकि उसकी बेटी मर्लिन ने उसे बताया था कि ऑर्लो की बॉडी के ऊपर किसी हार्बिंजर ने कब्जा किया हुआ है। इसीलिए वो हार्बिंजर से बात करने लगती है, तो हार्बिंजर उसे बताता है कि मैं एक मिशन पे यहाँ आया हूँ, मुझे अपना मिशन भी पूरा करना है और जल्द से जल्द वो मशीन भी ढूंढनी है जिसकी मदद से मैं वापस जा सकूं। लेकिन मैं जानता हूँ मुझे ये सारा काम बहुत ही होशियारी से करना होगा, क्योंकि अगर मैंने जरा सी भी कोई गलती की तो ऐसे में वो सारे विजिटर्स, जो बैड विजिटर्स हैं, असैसिन्स हैं, सबको मारना चाहते हैं, वो इंसानों के माइंड में जाग जाएंगे जो अभी तक सो रहे हैं। अब मैगी उससे सवाल करती है कि अगर तुम्हें वो मशीन मिल गई फिर तुम क्या करोगे? जवाब में वो कहता है, उस मशीन का बटन मैं खुद हूँ, मुझे वो मशीन मिल गई
तो मैं उसे ऑन कर लूंगा, लेकिन मेरे ऑन करते ही सारे बेड विजिटर यहाँ के लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम देखते हैं कि यहीं पर लेटा हुआ मैक्सवेल की बातें सुन रहा था और ऑर्लो की बातें सुनने के बाद वो एकदम से जा गया और उसने जल्दी से बंदूक उठा ली और मैगी से कहा, ऑर्लो को मेरे हवाले कर दो वरना ये सब मारे जाएंगे। बाहर डोनाल्ड जो अब सारी कहानी जानता था वो ये सब देखकर होशियार हो जाता है ऑर्लो को बचाने के लिए। फिलहाल के लिए तो वो ऑर्लो को बचाकर वहां से कहीं ले जाते हैं, लेकिन फिर मैगी हार्बिंजर को कहती है कि तुम मेरी बॉडी में आ जाओ, लेकिन हार्बिंजर कहता है नहीं, मैं ऑर्लो की बॉडी में ठीक हूँ क्योंकि ऑर्लो छोटा है और तुम सब ऑर्लो से बड़े हो, तुम उसकी केयर कर सकते हो। अगर मैं तुम्हारी बॉडी में आ गया तो तुम्हें बचाने के लिए तुमसे बड़े लोग कम होंगे। अब सभी लोगों को ये बात पता चल गई थी मैगी की मॉम के अंदर भी वो बैड विजिटर था जिससे इन लोगों को ऑर्लो को बचाना था, इसलिए सब इसे मिशन पर लग जाते हैं। अब जैसे ही ये सारे लोग जाकर एलन को यानी मैगी की मॉम को पकड़ते हैं तो वहाँ इन्हें मैगी की मॉम बिल्कुल नॉर्मल लगती है, क्योंकि जब विजिटर ने उनके ऊपर कब्जा किया था तब उनकी बॉडी ने कांपना बंद कर दिया था और अब वो बुरी तरह कांप रही थी और डर भी रही थी। साफ मतलब था कि विजिटर उनकी बॉडी से निकल चुका है और अब सवाल ये है कि वो आया किसकी बॉडी में। ऐसे में सभी शक के दायरे में आ गए। ये लोग मैगी की मॉम से ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो मैगी की मॉम बताते हैं कि जब वो विजिटर मेरी बॉडी से निकलकर किसी दूसरे की बॉडी में गया तो मैं तब उसका चेहरा सही से देख नहीं पाई। अब किसी के अंदर भी वो बैड विजिटर हो सकता था, कैसे पता चलता है कि बैड विजिटर किसके अंदर है। निकोलस यहाँ के तब सबसे कहता है कि एक तरीका है, इन सबको पानी में डुबा कर देखा जा सकता है कि बैड विजिटर किसके अंदर है। निकोलस का ये आइडिया काफी अच्छा था। ये लोग इस आइडिया पर वर्क करने लग जाते हैं और अगले सीन में दिखाया जाता है कि अब मैगी के हाथ में एक इंस्ट्रक्शन पेज था जो शायद उन्हें अपने नेबर के घर के पास से मिला था, जिसमें लिखा था कि अगर किसी इंसान के अंदर से विजिटर निकालने के लिए उसे पानी में डुबा दिया जाए तो पानी में डुबाने के बाद उस इंसान की जिंदगी कैसे बचाई जाएगी। अभी वो यही पढ़ रही थी कि उसके पीछे निकोलस आ गया और इस टाइम निकोलस के हाथ में एक हथौड़ी थी। पॉसिबल था कि उसके अंदर बैड विजिटर हो सकता था, लेकिन यहीं पर मैगी निकोलस की मॉम यानी वलेरिया को भी देखती है जो अजीबोगरीब हरकतें कर रही है और ऐसा ही फील हो रहा है कि बैड विजिटर उसके अंदर भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन पे किस पे बिलीव करना है, किससे बचना है, उसे कुछ समझ नहीं आता। सीन कट होकर बाहर हम इन तीनों नेबर्स को देखते हैं, रूबिन, डोनाल्ड और जेम्स को, जो अपने मरने वाले नेबर्स के घर के बाहर आग जला रहे हैं ताकि बहुत सारा धुआं उठे और कोई यहाँ उनकी मदद करने को आए। रूबिन को यह आइडिया बकवास लग रहा था कि कोई यहाँ उनकी मदद को कैसे आता और क्यों आता। वो कहता है कि हमें स्टोरेज एरिया के अंदर मौजूद उस ट्री को ही जला देना चाहिए, लेकिन जेम्स जवाब में कहता है नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हम मारे जाएंगे। उस ट्री को सिर्फ वही विजिटर खत्म कर सकता है जिसने उसे बनाया है। ये सब बातें उसे ट्रेविस ने बताई थी, लेकिन इस टाइम रूबिन उसकी बात नहीं मानता और वो स्टोरेज एरिया जलाने के लिए बढ़ जाता है। हालांकि जेम्स उसे पीछे से आवाज़ें लगाता रह गया। उसे रोकने के लिए डोनाल्ड भी गन लेकर पीछे गया, लेकिन रूबिन ने उसे ये कहते हुए ब्लैकमेल कर दिया, देखो मैं तुम्हारे भाइयों की तरह हूँ, कुछ भी बुरा नहीं करूंगा, तुम मेरे पे यकीन रखो। इसलिए डोनाल्ड अब उसके पीछे पीछे चल पड़ा। इसके बाद घर के अंदर हम निकोलस और मैरियल को देखते हैं जो दोनों बातें कर रहे थे कि क्या विजिटर को निकालने के लिए लोगों को डुबाना ठीक रहेगा। तब निकोलस मेकअप की पड़ी हुई डायरी से पढ़कर बताता है कि एक मॉम ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे डुबाया था पानी में, जिसके बाद उसकी बॉडी से विजिटर भी निकल गया था और बाद में उसकी मॉम ने अपनी बेटी को रिवाइव भी कर लिया उसे सीपीआर देते हुए। रिनी, ये इतना भी बुरा मेथड नहीं था। इसी डायरी के अंदर एक ऑनलाइन ग्रुप का भी जिक्र किया गया था। जो ऑनलाइन ग्रुप अपने आप को रेजिस्टेंस कहते हैं, वो लोग भी इन विजिटर्स के बारे में जानते हैं और इंसानों के अंदर से इन विजिटर्स को निकालने का काम करते हैं, लेकिन आज तक ये लोग किसी के सामने नहीं आए और ये क्लेम करते हैं कि वो किसी भी इंसान के अंदर से विजिटर को बिना मारे निकाल देंगे। इन सब के जवाब में मर्लिन कहती है कि किसी पर भी ऐसे बिलीव करना मुझे तो ठीक नहीं लगता और डुबाने वाला मेथड ये तो तकरीबन किसी का मर्डर करने के ही बराबर है। ये लोग इसी के बारे में बात करते रहते हैं और इनकी यही बातें बढ़ते बढ़ते टॉपिक इनकी बॉन्डिंग का आ जाता है और यहाँ के दोनों एक दूसरे के लिए अपना लव भी कन्फेस कर लेते हैं। यहाँ हम वलेरिया को देखते हैं जो अब मैगी की मॉम के पास बैठी हुई थी और वो ये पता चलाने की कोशिश कर रही थी कि किसके अंदर अब विजिटर हो सकता है। हिसाब किताब लगाने पर उसे शक हुआ कि विजिटर अभी भी मैगी की मॉम के अंदर ही है जो बिल्कुल उसके सामने बैठी हुई थी और ये जानने के बाद वो डर कर बिना उसे कुछ कहे वहाँ से चली गई। यहाँ जेम्स और मैरी को दिखाया जाता है जो भी विजिटर को निकालने की ही बात कर रहे थे। वो बात करते हैं कि किसी को भी डुबाना इतना अच्छा नहीं है मेथड। डुबाने के बाद किसी को रिवाइव करने के लिए उसका मास्क उतारना पड़ेगा और मास्क उतारते ही उसके अंदर से निकला हुआ विजिटर किसी दूसरे की बॉडी को अपने कब्जे में ले लेगा। मुझे तो ये काम बेकार ही लग रहा है। वो कहते हैं मुझे लग रहा है कि बैड विजिटर को मारने का कोई और रास्ता जरूर होगा,
जो तरीका, जो रास्ता अभी तक इन्हें नहीं पता। अब तो इन्हें लगने लगा था कि शायद वो यहाँ पर मर ही जाएंगे, इसीलिए मैगी जेम्स से अपने बिगड़े हुए रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करती है। यहाँ देखने को मिलता है कि ऑर्लो के अंदर मौजूद हार्बिंजर एक ड्राइंग बना रहा था। मर्लिन के पूछने पर वो बताता है कि ये एक मैप है और यहाँ वो मशीन होगी। मर्लिन उसकी बनाई हुई ड्राइंग को जब मैप के ऊपर रखती है तो उसे मशीन की लोकेशन पता चल जाती है, जिस मशीन के जरिए हार्बिंजर यानी ये विजिटर वापस जाने वाला था। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि रूबिन ने डोनाल्ड के साथ मिलकर उस ट्री को जलाने की कोशिश तो की, लेकिन वो ट्री पूरी तरह जला ही नहीं। और ऐसे ये लोग समझ गए कि जेम्स ठीक कह रहा था, ये ट्री खत्म नहीं होगा। अभी वो यही सब सोच रहे थे कि इनके सामने मैकनब आ गया, वही मल्टी कलर का लिक्विड लिए जिसके अंदर से ये विजिटर्स पैदा हो रहे थे, या कह लें कि जिनके अंदर ये विजिटर्स स्टोर हुए हुए थे। और इसी लिक्विड से तो वो दरख्त भी बना था। यहाँ दिखाया जाता है कि वलेरिया अपने बेटे निकोलस के पास आई है, क्योंकि उसका मानना है या उसे पता चल गया है कि बैड विजिटर है किसके अंदर। निकोलस भी अपनी मॉम के पीछे पीछे आता है, जहाँ बाहर जाने पर वलेरिया उसे एक इंजेक्शन देती है। ये बेहोश करने वाला इंजेक्शन था और वलेरिया बताती है शायद इसके जरिए बैड विजिटर ऑर्लो को बेहोश करके हार्बिंजर को मारना चाहता है, यानी गुड विजिटर को मारना चाहता है। और हैरान कुन बात वो ये बताती है कि ये इंजेक्शन उसे मैगी की मॉम के रूम से मिला था। ये देखकर हैरानी से निकोलस पूछता है क्या मतलब अभी तक बैड विजिटर ग्रैंडमा के अंदर है, जिसके जवाब में वलेरिया उसका मुंह पकड़ के कहती है नहीं, बैड विजिटर तुम्हारे अंदर है। उसकी बात वो समझ नहीं पाता और तभी वलेरिया अजीब तरीके से चीख मारती है, जिसके बाद उसकी आंखें चमकती हैं और ऐसे ही फिर निकोलस की भी आंखें चमकती हैं, जिसका साफ मतलब हमें पता चल जाता है कि बैड विजिटर पहले वलेरिया के अंदर था, जो अब आ गया था निकोलस के अंदर। जैसे ही बैड विजिटर निकोलस की बॉडी को कंट्रोल में लेता है तो फौरन ही वो निकोलस से उसकी मॉम को लाइन के बाहर धक्का दिलवा देता है, जिससे उसकी मॉम यानी वलेरिया वहीं पर मारी जाती है। इस बैड विजिटर ने निकोलस के ऊपर कब्जा इसलिए किया था क्योंकि निकोलस ऑर्लो के ज्यादा करीब रहता था और ऐसे उसका टारगेट आसान हो गया था, यानी हार्बिंजर गुड विजिटर को मारना उसके लिए आसान हो गया था। इस सब के बाद हमें जंगल में एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो जंगल में एक गड्ढा खोदते हुए उसके नीचे से एक बैग निकालती है और बैग में से एक फोन निकाल कर किसी से मैकनब की लोकेशन पूछती है। और सीन यहीं से कट होकर हमें उन चारों लड़कों को दिखाया जाता है, यानी जेम्स, रूबिन, मैकनब और डोनाल्ड को। यहाँ हम देखते हैं कि मैकनब ने रूबिन को वो मल्टी कलर का लिक्विड दिया है और उसने बताया कि ये जो लिक्विड है इसे पीने पर तुम मरोगे नहीं, लेकिन इतने से लिक्विड को पीने के बाद तुम्हारे अंदर इतनी भी इम्यूनिटी नहीं आएगी कि तुम वो ब्लू लाइन क्रॉस कर पाओ। हाँ, पर इससे इतना फायदा जरूर हो जाएगा कि तुम ताकतवर बन जाओगे और उस ताकत को लेकर तुम अगर उस दरख्त की एक टहनी भी तोड़ पाए तो हम सबके पास इतना लिक्विड होगा कि हम सारे वो पीकर अपने आप को इम्यून कर लें और उस लाइन को क्रॉस कर पाए। इससे पहले कि रूबिन इसे पी लेता, मैकनब उसे बताता है कि ये पीना और उस टहनी को तोड़ना बिल्कुल आसान नहीं, तुम्हें इतने दर्द का सामना करना पड़ेगा जितना दर्द जहन्नुम में भी नहीं होता। रूबिन उसकी इन बातों के बावजूद भी वो लिक्विड पी लेता है क्योंकि उसे सबकी जान बचानी थी। वो लिक्विड पीने के बाद रूबिन फौरन जाता है उस दरख्त के पास और बहुत सारा दर्द और जलन सहते हुए आखिर उस दरख्त की एक टहनी तोड़ने में कामयाब हो ही जाता है। वो टहनी टूटते ही मेल्ट होने लगती है, जिसे ये लोग एक जार में इकट्ठा कर लेते हैं। मेल्ट होकर ये टहनी बिल्कुल वैसे ही लिक्विड की तरह बन गई थी और अब इन सब के पास बहुत सारा लिक्विड था जिसे ये सब लोग पीकर इम्यून हो सकते थे, यानी विजिटर्स को अपनी बॉडी में आने से और उनको उनकी बॉडी पर कंट्रोल करने से रोक सकते थे। यहाँ पर ऑर्लो के अंदर मौजूद हार्बिंजर मर्लिन से कहता है हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि अब हमें मशीन का पता चल गया है। लेकिन मर्लिन जवाब में उसे कहते हैं नहीं, यहाँ से निकलना आसान नहीं, देखो बैड विजिटर अभी भी यहाँ किसी के अंदर है। इनकी इन्हीं बातों के दौरान एकदम से निकोलस मर्लिन को विंडो से आवाज देता है। मर्लिन भी ये सोचे बगैर कि निकोलस के अंदर भी विजिटर हो सकता है निकोलस से मिलने के लिए चली जाती है और तब निकोलस उसके हाथ में एक इंजेक्शन और बेहोश होने वाली दवा पकड़ाता है और कहता है तुम जानती हो बैड विजिटर मेरी अपनी मॉम के अंदर था और देखो ये ड्रग्स मुझे उन्हीं के पास से मिली हैं। ये कहते ही निकोलस उसका फेस पकड़ता है और पहले की तरह चीख मारता है, यानी ये सारी चीजें बैड विजिटर कर रहा था मर्लिन के अंदर आने के लिए। और मर्लिन की बॉडी को अपने कंट्रोल में करते ही वो यहाँ निकोलस को एक पत्थर मरवा कर बेहोश करवा देता है। वो मर्लिन के अंदर इसलिए आया था क्योंकि मर्लिन ऑर्लो की बहन थी और हर वक्त ऑर्लो के साथ साथ थी। उसे लग रहा था कि अब तो बस उसका मिशन कंप्लीट हुआ के हुआ, ये जाने बगैर कि ऊपर से ऑर्लो ने यानी अच्छे विजिटर ने हार्बिंजर ने ये सब कुछ देख लिया है। बिना वक्त जाया किए वो जल्दी से जेम्स और मैगी के पास पहुंचता है और उसे मर्लिन की सारी असलियत बता देता है। वो सारा वाकया बता देता है कि किस तरह उसने देखा है कि निकोलस के अंदर से बैड विजिटर ने मर्लिन की बॉडी के ऊपर कब्जा किया
और अब मर्लिन की बॉडी से विजिटर को निकालने के लिए ये लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं और बाथ टब में पानी भर लेते हैं। जैसे ही मर्लिन घर के अंदर घुसती है, मैगी उसे गन पॉइंट पे ले लेती है। ऐसे बैड विजिटर को पता चल जाता है कि उन्हें मर्लिन के बारे में पता चल चुका है। बैड विजिटर इनसे कहता है कि अगर तुमने और लोगों को मेरे हवाले ना किया तो मैं तुम्हारी बेटी मर्लिन को मार दूंगा। यहाँ तक कि मर्लिन अपने गले के ऊपर चाकू भी रख चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही पीछे से जेम्स ने आकर उसे कंट्रोल कर लिया और घसीटते हुए वॉशरूम में ले गया। दोनों मिलकर मर्लिन को पानी में डुबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं था। किस तरह करके इन्होंने मर्लिन को पानी में डुबा ही दिया और काफी देर अंदर रहने के बाद जब मर्लिन ने तड़पना बंद किया तो इन्होंने जल्दी से मर्लिन को बाहर निकाल लिया। मैगी जल्दी से अपना मास्क निकालते हुए मर्लिन को रिवाइव करना शुरू कर देती है। वो उसे CPR देती है, जिससे फाइनली मर्लिन को होश आ भी जाता है। और यहाँ एक मर्तबा के लिए लगता है कि अब बैड विजिटर मारा गया, लेकिन कहानी में तो ट्विस्ट था, और वो ये कि बैड विजिटर असल में आ गया था जेम्स के अंदर। क्योंकि जब ये लोग मर्लिन को पानी के अंदर डुबा रहे थे तभी मर्लिन ने हाथ उठाकर बड़े ही चालाकी से जेम्स का मास्क उतार दिया था, और ऐसे बैड विजिटर जल्दी से उसकी बॉडी से निकलकर जेम्स की बॉडी के अंदर आ गया था, जिसके बारे में मर्लिन और मैगी जान गए थे। वो लोग जेम्स से बचने के लिए फौरन घर से बाहर निकलते हैं, जबकि जेम्स भी उनका पीछा करने के लिए आ जाता है। जेम्स को बेसिकली इन दोनों को नहीं बल्कि ऑर्लो को पकड़ना था, जिससे उसने देखा कि इस टाइम वो एनिमल शेड के अंदर जा रहा है। वो भी उसका पीछा करने के लिए एनिमल शेड के अंदर चला गया, जहाँ ऊपर उसे ऑर्लो मिला और ऑर्लो उसे कहता है तुम मुझे हरा नहीं सकते। लेकिन जेम्स जवाब में कहता है और मैं तुम्हें जीतने भी नहीं दूंगा। ये कहते ही इससे पहले कि वो ऑर्लो को यानी गुड विजिटर को कुछ कहता, वक्त रहते ही मैगी यहाँ आकर बड़ी ही चालाकी से जेम्स के पाँव में एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और ऐसे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिससे ऑर्लो और मैगी को नीचे भागने का टाइम मिल जाता है। इनके सोचते ही यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन विजिटर अभी तक नहीं मरा था और ना ही विजिटर को मारने का इनको कोई तरीका आता था। तब ऑर्लो मैगी से कहता है हमें विजिटर को मारना नहीं है, बल्कि हमें विजिटर को ट्रैप करना है। ये सुनते ही वो समझ गई कि उसे अब क्या करना है। दिखाया गया कि जेम्स भी यानी बैड विजिटर भी इतना नीचे आ चुका था जो अब मैगी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर मैगी किसी तरह उसे अपने कंट्रोल में करते हुए एक फ्रीजर के अंदर धक्का दे देती है और बहुत ही जोर लगाकर उसे अंदर करने की कोशिश करती है। तब जेम्स यानी बैड विजिटर से कहता है तुम मुझे हरा नहीं सकते, ना ही मार सकते हो। तब जवाब में मैगी कहते हैं हमें तुम्हें मारना भी नहीं है, बस तुम्हें कैद करना है। ये सुनते ही जेम्स समझ गया कि वो लोग क्या करना चाहते थे और इससे पहले कि वो कुछ करता मैगी फ्रीजर का लिड बंद कर देती है और सही वक्त पर रूबेन यहाँ आकर उस फ्रीजर के ऊपर बहुत सारा वेट रख देता है, जिससे जेम्स वहीं फंस कर रह गया और साथ ही साथ विजिटर भी। हमें जेम्स की चिल्लाने की और मरने की आवाजें आई जो उसकी वाइफ भी सुन रही थी और सब भी सुन रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। फाइनली अब विजिटर कैद हो चुका था। ये लोग अब बाहर आकर रूबिन का इकट्ठा किया हुआ वो कलर्ड लिक्विड पीते हैं बारी बारी और फिर उस ब्लू लाइन को क्रॉस कर लेते हैं। इस लाइन को क्रॉस करके ये लोग सबको बचाने के मिशन पे निकल रहे थे, लेकिन इनके साथ मैगी की मॉम नहीं आई, जो उनसे कहते हैं नहीं मैं इस घर पे ही रहूंगी। उनकी बात मानते हुए ये सब उन्हें यहीं छोड़ देते हैं और गाड़ी देकर निकल जाते हैं। जंगल के रास्ते से होते हुए उन्हें वही लड़की दिखाई जाती है जिसे अभी कुछ देर पहले हमने जंगल में देखा था। ये लोग यहाँ पर मैकनब की लोकेशन को ट्रैक करते हुए आए थे। इससे पहले कि ये लोग कोई आपस में बातचीत कर पाते, एक कार यहाँ आकर इन दोनों को जोर से हिट कर देती है और ये सब देखते रह जाते हैं। कार के अंदर से एक मास्क पहना आदमी निकलता है जो इनके बैग्स को चेक करता है, जिनके अंदर इन्हें बेहोशी वाली मेडिसिन और स्लिप टाइज मिलती है, जिसका साफ मतलब था कि इनके अंदर भी बैड विजिटर्स थे। इसी कार के अंदर से एक लड़की निकलकर इन सबको बताती है देखा ये दोनों तुम्हारे दोस्त नहीं थे बल्कि दुश्मन थे, जिनसे मैंने तुम लोग को बचा लिया है और मैं ये भी जान गई हूँ कि तुम सब इम्यून हो गए हो और मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि अब वो सब लोग इंसानों के अंदर जा गए हैं। इंसान अब खतरे में हैं। तुम चाहो तो उनसे खुद लड़ सकते हो, लेकिन ऐसे में तुम सबके बचने के चांसेस कम हैं। लेकिन अगर तुम हमारे साथ मिलकर टीम बना लो तो हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे और उनसे लड़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जिसके रिप्लाई में मैगी कहती है हम तब तक तुम्हारा साथ देने को नहीं मानेंगे जब तक तुम हमें सच सच ये ना बता दो कि यहाँ पे असल में चल क्या रहा है, जो बेसिकली इन सब को यहाँ पे समझ नहीं आया था। लेकिन इस लड़की के किसी भी जवाब से पहले ही ये सीजन एक मिस्टीरियस एंडिंग के साथ यहाँ खत्म हो जाता है।